हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज हम लोग मैंने आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चलाई थी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को किया है। तो आज मैं आप सबको इन सब के पूरे टेस्ट के पूरे यहाँ पे पूरी वीडियो में 50 क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे उस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं उस स्टूडेंट का नाम बताने वाली हूँ जिसका सबसे अच्छा स्कोर किया है इस टेस्ट में। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। और कल आपका एंट्रेंस एग्जाम है JNU का, इसीलिए ये वीडियो मैं आज आपके लिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था आप लोगों को कैसा रहा वो आपको पता चल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और वीडियो के एंड तक बने रहना कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा वो, और सबसे बेस्ट किसने दिया वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप साथ ही साथ आपने जो टेस्ट लिखा था जहां भी आप वो साथ में लेकर के बैठ सकते हैं और आप खुद भी देखो कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पर आप लोगों से पूछा क्या गया था, पहला आपको यहाँ पे दिया था स्टेटमेंट दे रखी थी किसकी, राजा तरंगिणी की, रिवर ऑफ किंग जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ बोला गया था, आपके पास एक रीजन, एक स्टेटमेंट दे रखा था और एक रीजन दे रखा था और आपको इसका राइट आंसर बताना था। यहीं अगर हम देखें कि राजा तरंगिणी जो है ये क्या है, इसको लिखा गया, किसने लिखा था, तो ये लिखा था क्या, लिखा गया था संस्कृत वर्जन में, और ये बाय द कश्मीरी ब्राह्मण कल्हाना ने लिखा था इसे 1148 में। और इसमें इन्होंने सबसे अच्छा, बेस्ट और ऑथेंटिक वर्क इसमें यहाँ पे कंसीडर्ड किया, जस्टिफाई किया गया था। तो ये बात है आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि राजा तरंगिणी की जो ये बुक है, ये जो किसने लिखी थी, कल्हाना ने ही लिखी थी 1148 में। अब इसका जो कारण दे रखा था कि इसमें बोला इट कवर द एंटायर स्पेन ऑफ हिस्ट्री इन द कश्मीरी रीजन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेट ऑफ हिज कंपोजिशन, ही इज रिगार्डेड एज कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन। तो इसमें बोला कि इन्होंने पूरे इसमें कितने जो ये बुक लिखी थी राजा तरंगिणी, इसमें पूरा इन्होंने कश्मीर का जो रीजन है पूरा उसको कवर अप कर रखा है इसमें। और साथ ही साथ ये कश्मीर के पहले हिस्टोरियन है, लाइक शाहनामा इज टू पर्शियन एंड जो रतनगिरी है वो क्या थे, कश्मीर के। तो ठीक है, तो आपको यहाँ बताना था कि जो आप लोगों को यहाँ जो स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है क्या ये सही है। पहला ऑप्शन था कि आप लोगों का जो स्टेटमेंट है और जो रीजन है दोनों सही है, और जो रीजन है वो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल ये सही है दोनों की दोनों। तो राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए होता है, क्योंकि यहाँ जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है तो उसका कारण भी यही बनता है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जो आप लोगों को यहाँ कथन दे रखा था कि राज तरंगिणी जो है ये बुक कल्हाना ने ही लिखी थी, और इसका कारण क्या बता रहा है कि इसमें प्राचीन काल से ही जो स्टार्टिंग में ही इसकी रचना जो कश्मीर के क्षेत्र के इतिहास के पूरा शामिल किया गया है। साथ ही साथ इन्हें कश्मीर का पहला इतिहासकार माना जाता है, जैसे कि शाहनामा को पारस के लिए माना जाता है और राज तरंगिणी कश्मीर के लिए माना जाता है। इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते रहना साथ साथ कि आप लोगों का ये कैसा स्कोर रहा है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पे देख रखा था। तो अमीर खुसरो ने काली के बरी विच इज नोन एज ओल्डेस्ट प्रिंटेड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड डील विद हिंदी एंड पर्शियन वर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अमीर खुसरो ने ये बुक लिखी थी किसमें, और इसमें इसको प्रिंट किया गया था में इसको हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज में। इसका कारण दे रहा है कि अमीर खुसरो जो है वो फादर ऑफ कवाली के में, मतलब उन्हें कवाली का पिता भी कहा जाता है या नहीं। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे कि आपको जो स्टेटमेंट कथन दे रखा है ये सही है, कारण सही है, और कथन ये पूरा आपको बताना है। तो स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आप लोगों का कथन दे रखा है और जो आप लोगों की कारण दे रखे हैं ये दोनों ही बातें सही हैं। अगर हम इसको समझाऊं मैं अगर आप लोगों को, तो इस तरीके से है कि जो काले की बारी है विच इज नोन एज ओल्डेस्ट प्रिंटेड डिक्शनरी है। ठीक है, उनकी जो काली के बारी है जो दुनिया की सबसे पुराने क्या है, ये मुद्रित शब्दकोश के रूप में जानी जाती है, और इसको हिंदी और फारसी शब्दों से क्या करा गया था, इसको संबंधित है। ये क्लियर हो गया। ये जो है आप लोगों का खाली के बारी ये हिंदी और पर्शियन शब्दों से रिलेटेड है, और उन्हें किसे, अमीर खुसरो को कवाली के पिता के रूप में जाना जाता है। अब ये रीजन कैसे सही है वो अब मैं आपको समझाती हूँ।
उन्हें फारसी और अरबी के तत्वों को शामिल करके उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने का क्या श्रेय भी दिया गया है। ही इज ऑल्सो क्रिएटेड विद इनरिचिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन अरेबिक एलिमेंट, ठीक है। और वह संगीत की ख्याल और तराना शैलियों में भी क्या है, प्रवर्तक थे। तो याद रखना इनको क्रेडिट मिला था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। इन्हें कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो फारसी और अरेबी की जो हमें तत्व को शामिल इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्होंने उसका श्रेय इनको दिया जाता है। साथ ही साथ ये ऑरिजिनेटर किसके हैं, तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक के। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन के साथ बता रही हूँ कि इसका आंसर ऐसा क्यों होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको यहाँ पे कौन सा एक है यहाँ पे जो गलत है, यहाँ पे मैच करेक्ट नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे, अबुल खादिर बदियानी है वो किताबुल अहादिस है, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। मोहम्मद हसीम खफी खान है, उन्होंने मुस्ताबा खान उल्लवाब लिखा, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की तो ये होता है गलत, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है तुगलकनामा जो है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी आपकी अमीर खुसरो ने। तो ये सब बात आपको अच्छे से पता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। तो तुगलकनामा आप सबको पता है सूफी पोएट अमीर खुसरो ने लिखी थी ये बुक को, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो का जो टॉपिक है इसको अच्छे से कवर अप करना, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक और जैसे और भी जो तुगलक शासक थे उनके शासनकाल के बारे में इस तुगलकनामा पुस्तक में लिखी है, ठीक है। किसके, गियासुद्दीन तुगलक और जितने भी तुगलक के रूलर थे उन सब से जितने उनका जो शासनकाल चला था वो सारी बातें उन्होंने इस तुगलकनामा बुक में लिखी है। किसने, अमीर खुसरो ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होता, अगर सिकंदर बिन मोहम्मद बिन खान नहीं, इसका राइट आंसर क्या आप लोगों का, अमीर खुसरो। क्लियर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हार्वे ने तबाकत एक अकबरी लिखी थी अकबर के टाइम में और उसको कंप्लीट कर दिया था 1593 एडी में। इसका कारण दे रखा है कि एक सिग्निफिकेंट बुक है फॉर द हिस्ट्री ऑफ सैयद एंड लोधी शासन के टाइम पर। जो सैयद और लोधी डायनेस्टी चल रही थी, जो रूलर्स चल रहे थे, शासनकाल इन लोग का चल रहा था उस समय पर, एक सिग्निफिकेंट ये किताब रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट, आपका जो कथन और कारण दे रखा है, ये दोनों ही बात सही है, ठीक है। और जो कारण है वो इस कथन को बता भी रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से यहाँ मैच करना है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन लेकर आया, ठीक है, और इंडियन होम रूल मूवमेंट कौन लेकर आया, मॉडरेट रीडर कौन, ब्रह्मो समाज कौन लेकर आया। तो चलिए इसको मिलाते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ चेकआउट पहले देख लेते हैं कि ए का आंसर जो है, ए के ऑप्शन में थर्ड का है, तो आपके में ए फर्स्ट है, आपका ऑप्शन ये गलत, ये भी गलत और ये है 4 गलत। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, यहीं से आपको राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी का आप समझ गए कि इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है ये कौन लेकर के आया था, इसलिए अब आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस पता चल गया कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर हो गया? क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है कौन लेकर के आया था, आपके महात्मा गांधी जी लेकर के आए थे। क्लियर? फिर अगर बात करेंगे इंडियन होम रूल मूवमेंट की, तो वो कौन लेकर के आया था, गोखले लेकर आए थे। कौन लेकर के आया था, जी के गोखले ये लेकर के आए थे। फिर बात करेंगे मॉडरेट लीडर की, तो मॉडरेट लीडर जो है वो कौन लेकर के आया था आप लोगों का। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, ये गलत हो गया था, एक बार और कर लेते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन लेकर आया था, महात्मा गांधी जी लेकर आए थे। इंडियन होम रूल मूवमेंट जो लेकर के आए वो कौन लेकर के आए थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके मॉडरेट लीडर, तो मॉडरेट लीडर जो है वो कौन, जी के गोखले लेकर के आए थे। और बात करेंगे ब्रह्मो समाज की, कुछ गड़बड़ हो रही है,
तो वो आपके राजा राम मोहन रॉय लेकर के आए थे, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट सीक्वेंस क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ राइट आंसर है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें कौन, सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी जी लेके आए थे, इंडियन होम रूल ये आपके बाल गंगाधर तिलक लाए थे, मॉडरेट लीडर जो ये कौन थे, जी.के. गोखले, और ब्रह्म समाज आप सबको पता है राजा राम मोहन रॉय लाए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन, थोड़ी गड़बड़ हो रही थी बोलने में, तो आप लोगों ने अब करेक्ट आंसर आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा गया था कि किरानुसद्दीन जो है ये अमीर खुसरो ने लिखा था 1289 एडी में, और कारण दे रखा है कि ख्वासुद्दीन सदीन जो है कंटेन दैट इवन ऑफ मीटिंग ऑफ भुद्र खान द सूबेदार ऑफ बंगाल विद हिज सन एंड द सुल्तान ऑफ दिल्ली कैक्यूबाद। तो 6th का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो कथन दे रखा है, ये बुक जो अमीर खुसरो ने ही लिखी थी, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका कारण भी बिल्कुल सही। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बनता है, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको समझेंगे तो किरानुसद्दीन जो है ये इसका मतलब कि दो शुभ सितारों का यहाँ पे मिलन था। वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल मसनवी थे और अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो की पहली ऐतिहासिक मसनवी थी, ठीक है। जो सुल्तान कैकाबाद और उनके जो पिता थे सुल्तान नसीरुद्दीन की मुलाकात का इसमें का इतिहास है। इसमें कैकाबाद ने उसे 2 राजाओं की बैठक के पद्य में लिखने को ये नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो कैकाबाद में इन्हें क्या किया गया था, इन्होंने जो 2 राजाओं की मीटिंग के बारे में इसमें बातें लिखी थी, उसमें इन्हें क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चिन्ह है जो ऋषभनाथ तीर्थंकर के दाहिने पैर पर उखरा गया था, गाय, बैल, हाथी या टाइगर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बुल यानी कि बैल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो ऋषभनाथ तीर्थंकर के दाहिने पैर पर हम जो साइन देखते हैं वो किसका होता है, बुल का होता है, यानी कि बैल का होता है, ठीक है। और ऋषभनाथ अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन से थे, ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, विच वॉज द नेक्स्ट असाइन टू ऋषभनाथ तीर्थंकर बिकॉज ऑफ द मार्क ऑफ हिज राइट लेग। तो ऋषभनाथ तीर्थंकर के जो दाहिने पैर पे निशान था ये आपको पता चल गया कौन सा था, अभी हमने पढ़ा, बुल का उनके दाहिने पैर पे हमने साइन देखा था। तो उसके कारण उनको क्या नाम दिया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शंस है हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ऋषभ या बृहदेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उन्हें ऋषभ नाम इनको यही से मिला था। किसको, क्योंकि इनके हमें राइट लेग पे क्या देखने को मिलता है, वो मार्क जो भी अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बुल का, ठीक है। तो ये आप चीज यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एरा, जो एक युग की शुरुआत होने से पहले जो कृषि, आप लोग यहाँ पे कृषि, इंक, स्वैड, आपका क्राफ्ट एंड सर्विसेज, ये सारी सेवा के अलावा जो ऋषभनाथ द्वारा दिए गए अंतिम कर्म क्या था। तो इसका राइट आंसर है वो है बिजनेस यानी कि व्यापार। अगर आप यहाँ समझेंगे तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग एरा होने तो यहाँ पे बिजनेस ये सबसे लास्ट कर्म था जो ऋषभनाथ के द्वारा दिया गया था। बाकी अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर, इंक, स्वैड एंड इन सब के अलावा, ठीक है, ही थॉट एग्रीकल्चर हैज द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऋषभनाथ ने सारी चीजें तो दी ही थी, सबसे जो उनका आखिरी कर्म था वो उनका क्या था, व्यापार था, बिजनेस था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है आपसे कि इंडियन फिलोसफी का आपको यहाँ कैरेक्टर बताना है। 2 स्टेटमेंट दे रखा था, ऑल द स्कूल एम्फेसाइज दैट द फिलोसफी मस्ट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ मैन, द स्कूल हैव अ जर्नल एग्रीमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पुरुषास्त्र। दूसरा स्टेटमेंट था, ऑल द स्कूल एग्री दैट द फिलोसफी शुड हेल्प मैन इन रियलाइजिंग द मेन एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, द पुरुषास्त्र, अर्थ, कर्म, धर्म, मोक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्यों, अगर आप यहाँ देखेंगे सभी स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन का जो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है,
पॉजिटिव जो आपकी थिंकिंग होती है वो होनी चाहिए। पुरुषार्थ के महत्व स्कूलों के में एक आम सहमति है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी स्कूल में ये बात में भी सहमत है कि जो फिलॉसफी दर्शन को मानव जीवन में उनके लक्ष्य समझाने के लिए मनुष्य की मदद करता है। ठीक है, पुरुषार्थ जो कि उनकी यानी अर्थ, उनके कर्म, उनके धर्म, उनके मोक्ष। तो इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दे रखे इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन से रिलेटेड, ये दोनों ही ऑप्शन आपके होते हैं करेक्ट। इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में सेम है, बस बात है कुछ अलग है। पहला अगर यहाँ देखेंगे, इसमें बोला है भारतीय दर्शन की इनमें से कौन सी प्रणाली चार्वाकवाद, आजीविका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है। क्या ये एक ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम है या अनऑर्थोडॉक्सी सिस्टम है, या ये दोनों ही है, या इनमें से कोई भी नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों की चार्वाक्य की, आजीविका, जैन और बौद्ध की, तो स्टूडेंट ये सब की सब क्या है, आपकी भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली है, अनऑर्थोडॉक्सी सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, सेम चीज है। तो यहाँ पे आपका नेम क्या क्या दे रखा है, जो भी आप लोगों के वैश्य, न्याय, साक्य, योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की जो विचारधारा है वो कायम रखती है, उन्हें क्या कहा जाता है, वो कौन सा दर्शन है, तो वो आपका ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, भारतीय दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से पूछा जाए कौन सा ऑर्थोडॉक्सी था और कौन सा अनऑर्थोडॉक्सी था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है पूर्व मीमांसा से रिलेटेड आपको यहाँ दो बातें बोली हैं। तो पूर्व मीमांसा से रिलेटेड क्या बोला, जो पूर्व मीमांसा का जो सिस्टम है वो प्रोपोगेट बाय, तो किसने दिया था, जैमिनी ने, और उसका जो शिष्य थे वो कौन थे, वेद व्यास थे। और इनका जो मेन उद्देश्य था पूर्व मीमांसा स्कूल का, टू इंटरप्ट एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ वेदास को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोनों स्टेटमेंट सही है। जब मैंने आप लोगों को बुक एंड ऑथर पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो आपने वो वीडियो जो जिसमें मैंने आपको फेमस बुक्स बताए थे एंशिएंट टाइम के, पूरे डिटेल में बताया था कि जामिनी की जो पूर्व मीमांसा की बुक है उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बोली, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी उसमें बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको रिमेंबर होगा कि मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि पूर्व मीमांसा की जो प्रणाली है वो जो प्रचार करता है वो वेद व्यास के वो क्या थे, शिष्य थे, किसके, ऋषि जैमिनी ने किया था। पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य था कि वेदों के जितने भी अधिकार है उसकी व्याख्या और उसकी स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। अगर आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छे से सारी देखी होंगी, जितनी बातें, क्वेश्चंस, उसकी एक्सप्लेनेशन बताया है, तब आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। इससे बेस आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला तो आप कर भी पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप यहाँ देखेंगे, आपसे पूछा गया था कौन सा संगम की साहित्य लिटरेचर है जो कंपोज किया गया था बाय जैन मॉन्क के द्वारा। उसकी थीम थी द ट्रांजिशन नेचर ऑफ लाइफ एंड यूथ, जीवन और युवा अवस्था की क्षणिक प्रकृति है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, नाल अधियार। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोल क्या रहा है कि आपको जो पाटनिक कोलकायन संगम के बाद का काम क्या था, जो आगम के साथ साथ आप लोगों के परम के संदर्भ में भी है। और इनमें से कुछ कार्यों की कुछ महत्वपूर्ण क्या है बंधु है कि जो आपका नालाधियार की रचना जो जैन भिक्षुओं द्वारा की गई थी। याद रखना, जो नालाधियार जो है ये जैन के जो मॉन्क्स है भिक्षुओं द्वारा इसकी रचना की गई थी, और इसका विषय जीवन और यौवन की सारणिक प्रकृति है। आपको थीम भी याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या थीम थी, ठीक है, तो इसका जो विषय था वो क्या था कि इसका था जीवन और यौवन की सारणिक प्रकृति है। और ये एक नटलियार का काम था, किसका, इट इज वॉज वर्क ऑफ नटलियार। जो आप लोगों का नालदियार है, ये जैन के मॉन्क ने इसको क्या किया था, इसकी कंपोज किया था, इसकी रचना की थी। तो इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ बोला गया था जो कालिदास ने काम किया था वो ये सारी बुक उन्होंने लिखी थी, जो कुमार संभा, रघुवंशा, मेघदूत, अभिजन शकुंतलम, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। और बाना भट्ट जो उन्होंने हर्षचरिता लिखी थी उसमें वो बायोग्राफी हर्ष और ये सारी बातें, उसने कादम्बरी अपनी जो बुक लिखी थी उसमें पूरी ऑटोबायो जो आपकी बायोग्राफी थी हर्षवर्धन की, वो सब कुछ उसमें बताया था। और जो दानिन उन्होंने बुक लिखी थी दक्षु
मत्सरिता जो इसमें कहानी थी 10 प्रिंसों की। तो ये सारी बातें सही हैं या नहीं, तो बिल्कुल ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी बातें याद भी हो गई, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपने याद भी कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारी की सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 15 इसका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, देखो कि आपने कितना करेक्ट किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा था, इनमें से कौन से राजवंश ने शैव म्यांमार और वैष्णवते अलवर के अधीन भक्ति पथ का प्रचार किया था? तो आपका 16 का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पल्लव, पांड्यास और चौल। तो ये सारे थे जिन्होंने शैव म्यांमार और वैष्णव अलवर के अधीन भक्ति पंथ का प्रचार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है आप सबका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से यहाँ बोला गया था कि विशिष्ट अधिवेद। तो आपको विशिष्ट अधिवेद से रिलेटेड आपको जो स्टेटमेंट दे रखे थे, जब आपने ये देखा कि विशिष्ट अधिवेद एक नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल है वेदांतु फिलॉसफी की, और रामानु जिसके मेन प्रोपोनेंट है इस फिलॉसफी के, ठीक है, और ये सब बातें हमें नेम लीजिए हम उपनिषद और भगवत से भी। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ये दोनों बात जो दे रखी है बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि विशिष्ट अधिवेद जो है ये वेदांत दर्शन का एक गैर द्वैतवादी स्कूल थे। और दूसरी बात, ये जो विशिष्ट अद्वैत जो आपका दर्शन था, फिलॉसफी थी, इसके मुख्य प्रस्तावक रामानुज का है, और ये इन्होंने अब इसके साथ साथ उपनिषद जो भगवत, ये 3 पाठ्यक्रम भी दिए थे। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है 17 का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो है, किसने ये बात बोली थी? हु सेड, मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, मैंने देश और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और भविष्य में उसको कोई आशा नहीं है। तो ये बात किसने बोली थी? तो ये बात किसने बोली थी स्टूडेंट? औरंगजेब ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपके आर्यंग से रिलेटेड सही होगा? It is a treatise of forest which explains the ritual while dwelling into a philosophical discussion of the Brahmans. They record the transition between the ritualistic symbolism of Brahman and philosophical aspect of Upanishad. तो हरियंग से रिलेटेड जो आपको ये दोनों स्टेटमेंट दिए, दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है, इसलिए आपका 19 का आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अरियंक जो है आप लोगों के ये एक वन का एक ग्रंथ है जो ब्राह्मणों की दार्शनिक चर्चा में निवास करते हैं और उन्होंने उसके अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मणों के कर्मकांडी प्रतीकवाद और उसके उपनिषद के दार्शनिक पहलुओं के बीच इन्होंने क्या किया, उनकी संक्रमण को ये लोग रिकॉर्ड भी करते थे। तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। रामायण मैंने आपसे पहले बहुत बार पूछा, इसका आंसर आप लोगों ने आई होप गलत भी नहीं किया होगा। रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था? अकबर के, जब वो कोर्ट में था, अकबर के दरबार में। फैजी अबुल फैजल, बदायूनी या हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी ने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये पहला रामायण है जो पर्शियन में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी ये बात। कब? जब अकबर के दरबार के समय पर इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने क्या किया था? 1584 में बादशाह अकबर ने उनसे इस कहानी में संस्कृत से अनुवाद करने को इसमें कहा था। बदायूनी ने इसका अनुवाद करने के लिए, वो उसमें बिल्कुल भी अनिच्छुक थे, मतलब इसमें वो इंटरेस्ट नहीं था, उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस असाइनमेंट पे 4 साल इन्होंने काम करा, 4 साल इन्होंने यहाँ पर बिताए थे। क्लियर हो गया। और फिर उन्होंने इसको 1589 में फिनिश कर दिया। 1584 में अकबर ने इन्हें बोला और 89 में इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। फाइनली इसको संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट अनुवाद कर दिया था। किसने? बदायूनी ने। तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है, जिन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 21 का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट अ पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है 21 का? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको धन की जो निकासी है
इस पर ये किस परिभाषा से संबंधित है, तो ये बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक हिस्सा है, जो कि पूरा कुल जो भी हमारे साल का उत्पादन हुआ है ब्रिटेन को ये क्या करता है, निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई भी यहाँ पे हमें कोई भी लाभ इनको नहीं मिलता था। ठीक है, तो धन की निकासी का यहाँ पे ये परिभाषा दादा भाई नौरोजी ने दी थी। तो 21 का राइट आंसर आप लोगों का होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को मैच दी फॉलोइंग दी थी और आपको बताना था कौन सा करेक्ट मैच होगा। तो 22 का आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2 एंड देन 1। ठीक है, तो आपका पेशवा है वो वित्त और असामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। अगर आप मंजूमदार की बात करेंगे तो मंजूमदार लेखाकार थे, अकाउंटेंट थे। यही बात हम सूर्यनवीश की करेंगे तो सूर्यनवीश क्या करते थे, तो ये करते थे अपने पत्र व्यवहार में राजा की सहायता करते थे। अगली जो बात करेंगे वो है पंडित राव। तो पंडित राव क्या जो न्याय और जो धर्म अनुवाद की प्रभारी थे, वो इंचार्ज थे, जस्टिस और चैरिटेबल ग्रांट के वो इंचार्ज थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पे बोला गया था जो आप लोगों का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें जो कांग्रेस का लीडर था उसने अटेंड नहीं किया था, किस रीजन से, यहाँ पे ये क्यों नहीं होनी चाहिए थी, क्यों बोला था। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका ये रीजन इन्होंने दिया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डिड नॉट गिव एनी एक्यूरेंस टू द इफेक्ट दैट द डिस्कशन वुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग पूर्ण स्वराज। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूर्ण स्वराज से रिलेटेड इन लोगों को कोई भी अश्योर डिस्कशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हम लोगों का जो यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने इसमें से आश्वासन नहीं दिया कि जो पूर्ण स्वराज देने के लिए आधार पर इन्होंने कोई भी चर्चा कोई भी डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाई थी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए कांग्रेस के नेता ने इसको क्या शामिल होने के लिए क्या कर दिया था, मंजूर इन्होंने नहीं होने के लिए किया था कि जो आप लोगों का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शामिल होने के लिए क्या कर दिया, के लिए मंजूर नहीं करता था, इसीलिए क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए कोई टॉपिक ही इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से जो कथन है जो आप लोगों को दे रखा है अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो अगर आपने ये जो रिलीजियस टॉलरेट फॉर हिंदू एंड सिख, हिंदू और सिखों के लिए धार्मिक सहिष्णुता, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एक संबंधित धर्म जिसे ईश्वरीय विश्वास कहा जाता है जो सम्राट के प्रति वफादारी और बल देता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्षेत्रीय प्रांतों में नियुक्त मंत्रियों के एक केंद्रित प्रशासनिक संरचना है, तो ये एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो गलत है वो ये कि एजुकेशन एंड बेसिक राइट फॉर इंडियन वुमेन, जो भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा और बुनियादी अधिकार, ये कोई स्टेटमेंट यहाँ पे इस ये अकबर के टाइम की बात है ही नहीं, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोला गया है कि कौन से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसने ये कहा था कि भीख मांगने वाला एक संस्थान है, ये बात किसने बोली थी, तो ये बात किसने बोली थी, अरबिंदो घोष ने। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अरबिंदो घोष ने ये बात बोली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि ये एक क्या है, बैगिंग इंस्टीट्यूट है, भीख मांगने वाला संस्थान है। साथ ही साथ अरबिंदो घोष क्या है, ये एक इंडियन फिलोसोफर और एक पोएट यानी कि भारतीय दार्शनिक और एक कवि रह चुके हैं। ठीक है, कवि थे। तीसरा आपको इनसे रिलेटेड बात याद रखना है कि वे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए भारतीय आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए थे। जो हमारा इंडियन मूवमेंट चला था इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो इसमें जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ताकि वो ब्रिटिश के रूल से, शासन से आज़ादी मिल सके। लास्ट अगर हम बात रखेंगे तो ये एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर है, ये एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए जिनके मानव प्रगति और आध्यात्मिक विकास पर अपने दृष्टिकोण का इन्होंने परिचय दिया था। तो ये 4 पॉइंट आपको अरबिंदो घोष से रिलेटेड याद रखने। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है और गलत आप लोग कर सकते हैं। इसमें से बोला है कि बाल गंगाधर तिलक ने, इसमें से कौन सी बात इसमें से गलत है। देखो, गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर जी ने ही लिखी है, तो राइट आंसर है ये बिल्कुल सही। गणपति फेस्टिवल 1893 में हुआ था, ये स्टार्ट इन्होंने किया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बात करते हैं कि न्यूज़पेपर केसरी जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, इंग्लिश में इन्होंने लॉन्च किया था, और होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये 1960 में इन्होंने स्टार्ट किया था। सारे ऑप्शन होते हैं आपके यहाँ करेक्ट, लेकिन जो स्टेटमेंट गलत है वो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शन सही लगा होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से जो गलत किया होगा वो ऑप्शन नंबर बी बहुत से स्टूडेंट ने लगाया होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगा कि केसरी का न्यूज़पेपर तो बाल गंगाधर जी ने, तो स्टूडेंट गलती यहाँ है कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का न्यूज़पेपर को लॉन्च नहीं किया था, उन्होंने यहाँ पे इसको फाउंड किया था, उसको खोजा था। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम इसको मैं आपको डिटेल में बताऊं तो लॉन्च अगर आपसे पूछा गया तो वो किया था लाला जगत नारायण ने, 1965 में लॉन्च किया था लाला जगत नारायण ने। क्लियर हो गया। और पंजाब केसरी एक 7th मोस्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है आज के टाइम पर, और जो 13 मोस्ट रीड न्यूज़पेपर है पूरे लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो। ये बात याद रखना, अगर केसरी न्यूज़पेपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने फाउंड किया था, लॉन्च नहीं किया था, और उनकी हत्या के बाद उनके बेटे रोमेश चंद्र ने पदमबार ने इसको संभाला था, और 1994 में उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन रखा क्योंकि गलतियां यही होती हैं। याद रखना, लॉन्च जो है केसरी न्यूज़पेपर का लाला जगत नारायण ने किया था। क्लियर, 1965 में। आई होप अब आपको ये गलत अब आप आगे इन फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका वो क्वेश्चन सही होगा बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मैच गलत है। हमें पता है कि हरप्पा जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल सही है, लोथल इंडिया में है, बनावली हरियाणा में। लेकिन बात करेंगे धोलवीरा की तो वो राजस्थान में नहीं गुजरात में है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, राइट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे गलत मैच पूछा गया था। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 के राइट वरी सिस्टम जो भारत में हुई थी वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो क्या था आपके मुनरो एंड चार्ल्स रीड ने। तो राइट आंसर 28 का क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम राइट वरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो राइट वरी सिस्टम ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, ये ब्रिटिश भारत में ही क्या है, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो ने 1820 में। कब किया था? 1820 में किया था। और ये बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन द ब्राह्मणियल डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, ये जो इसके और भी जो रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ ये टॉपिक याद रखना ताकि इससे बेस्ड भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर पाए। तो ये 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा ये बहरहाल जिले में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा ये प्रशाली प्रणाली के आधार पर ये पेश किया गया था। इसने सरकार को जो राजस्व जो रेवेन्यू संग्रह के लिए सीधा एक क्या किया, रैयत यानी कि कृषि से निपटने की अनुमति दी थी, और किसानों की खेती के लिए नई भूमि देने के लिए यहाँ पे अधिकरण करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। कि अब लोगों को जो फार्मर्स है अब उनको क्या मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी कि अब उन्हें एक नई जमीन दी जाएगी कल्टीवेशन करने के लिए, राइट वेरी सिस्टम। ठीक है, अगर से पूछा ये इंट्रोड्यूस किसने पूछा तो आप गलत, बहुत बच्चे लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाए थे, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में दो चीजें होंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग से काम करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे यहाँ पूछा गया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे जो आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन देखेंगे तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1723 ईस्वी में जन्म और 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर और 1739 में 39 में इन्होंने कराईकल पर अधिकार कर लिया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि इसने अपनी जो पहली कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की थी सूरत में, बिल्कुल सही बात है। फ्रांस, थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये इसकी जो गठन हुआ था वो 1764 में हुआ था। तो बिल्कुल ये ऑप्शन होता आपका गलत, क्योंकि 1764 में नहीं 1664 में, 1 सितंबर को 1664 में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी? तो आप लोगों की जो रावी नदी है उसका ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, परुशनी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ, और जितने भी गलत हुए हैं वो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं वो सब कुछ कमेंट करके बताना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे बोल रहा है, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यूज इंडिया? तो अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय ने? तो अंग्रेजी साप्ताहिक की जो न्यू इंडिया की शुरुआत की थी वो की थी आपके मदन मोहन मालवीय ने। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे एशिया के प्रकाश का किरण, बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या अबुल गफर खान को? तो बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश के किरण किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके सुभाष चंद्र बोस को। राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे बोला गया था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने कॉपर कॉइन्स को और इशू किया था और डिक्लेयर कर दिया था कि अब से ये लीगल टेंडर में है, कि इसको ये कानूनी निर्विदा के रूप में घोषित कर दिया था। उसका कारण दे रखा है कि सुल्तान की जो ट्रेजरी है वो अब खाली हो चुकी है बिकॉज ऑफ जो उनकी आदूरदर्शी जो परियोजना थी, मतलब कि उनका बहुत ही शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट था, इस वजह से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये दोनों ही बात सही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपसे पूछा था, अकबर डिफीट हेमू इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल? तो अकबर ने हेमू को हराया था कौन से युद्ध में? अगर आपने युद्ध बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा, अपने बैटल्स बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपने इसका आंसर बिल्कुल करा होगा। बहुत ईजी था और सिंपल था कि अकबर ने हेमू को हराया था कौन से युद्ध में? तो इसका राइट आंसर था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर ने हेमू को हराया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। अगर हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे तो हुमायूं की मृत्यु के बाद यहाँ पे हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। किसने? जब और हुमायूं मर गया था तो हेमू ने क्या करा था? दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया था। तब क्या हुआ कि जो अकबर है उसने हेमू को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था। कब? 1556 में 5 नवंबर को। फिर अकबर ने क्या करा था? गोंडवाना के छोटे से राज्य पर हमला करके विजय कर अपने करियर की शुरुआत की थी। किसने? अकबर ने। इसी की शासक के समय पर रानी दुर्गावती जो है वो हार चुकी थी और 5064 में गोंडवाना का अकबर ने कब्जा कर लिया था। 5064 में अब क्या कर लिया था? पूरा गोंडवाना में अकबर ने कब्जा कर लिया था। क्लियर हो गया? तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था जब अकबर ने हेमू को यहाँ पर हरा दिया था। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद होगा, आपको याद रखना है पूरे मुगल एम्पायर को बादशाह के टेक्निक से। ठीक है, बादशाह के टेक्निक से आपको याद रखना है। पहले आपके बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे, फिर अकबर आए थे। हुमायूं अकबर के बीच में आपके शेरशाह भी आए थे, वो याद रखना। ठीक है, शेरशाह सूरी आए थे, ये पॉइंट भी याद रखना। फिर अकबर के बाद आपके जहांगीर, फिर आपके शाहजहां आए थे, लास्ट में आपके औरंगजेब थे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सीक्वेंस याद रखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 था आप लोगों का, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच पल्लव रूलर राठा टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट? तो कौन से पल्लव शासक ने के शासन काल के दौरान महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण किया गया था? तो वो किसने किया था? आपका राइट आंसर है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन प्रथम थे उस समय के पल्लव के शासक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने भारत के चिश्ती आदेश की स्थापना की थी? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अलबरूनी या मोइनुद्दीन चिश्ती ने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती ऑर्डर भारत में इसकी स्थापना की थी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु बिल्ट द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद का जो प्रसिद्ध है चार मीनार वो किसने बिल्ड किया था? कृष्णदेवराय ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, नादिर शाह ने या औरंगजेब ने? तो वो किया था मोहम्मद
कुली कुतुब शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चार मीनार हैदराबाद का जो फेमस है वो इन्होंने बिल्ड किया था। अब कुछ इनसे रिलेटेड बातें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लास्ट पॉइंट देखो, जो ये कौन थे, कुतुबशाही डायनेस्टी के जो आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाही 5वें शासक थे, 5वें रूलर थे, ये बात याद रखना, जिन्होंने ये चार मीनार बनाया था 1591 में। देन इन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था गोलकोंडा को किसमें, हैदराबाद की सिटी में। ठीक है, चार मीनार हुआ, ठीक है, और आपका चार कमन और गुजर हौजी सबकी सब ये किसने, अगर इन सबकी अगर फोटो क्लिक करी थी, फोटोग्राफर जो रहे थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो लाल दीन दयाल थे। क्लियर हो गया। तो ऊपर अगर हम इनके ऊपर अगर हम बात पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ लेते ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट को भी ये क्लियर रहे, बाकी इंग्लिश वाले तो आप समझ सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो 1591 में चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक स्मारक और एक मस्जिद है। क्लियर, ये लैंडमार्क को विश्व स्तर पे हैदराबाद के प्रतीक के रूप में इन्हें जाना जाता है और ये भारत में सबसे अधिक मान्यता पे संरचना ये की गई है। इसके अतिरिक्त तौर पे हम देखे जाएं तो तेलंगाना राज्य के लिए तेलंगाना के प्रतीक के रूप में भी इसे शामिल किया गया था। जितने पॉइंट्स बता रही हूँ याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चार मीनार के जो लंबे इतिहास में सबसे देखेंगे 400 से अधिक वर्षों की इसकी शीर्ष क्या थी, मंजिल पर एक मस्जिद का अस्तित्व शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट इसे माना गया था और इसकी जब संरचना हुई थी उसके आसपास इसकी जो लोकप्रिय थी और जो इसकी स्थानीय बाजारों के लिए भी इसे जाना गया था और ये हैदराबाद में सबसे अधिक बाहर वाले पर्यटक आकर्षणों में से ये बन गया था, सबसे फेमस ये बन चुका था। चार मीनार जो है ईद उल अदा और ईद उल फितर ने इसे जैसे कई त्योहार समारोह की स्थल भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे रिलेटेड बातें याद रखो, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे यहाँ पूछा गया था, जो आपके महाबलीपुरम के 7 शिवालय हैं वो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी थे, चोला, पल्लवास, पांड्या या काकतीय? तो वो थे आपके पल्लवास के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट तो थोड़ी बातें और देख लो। जो 7 पगोस है महाबलीपुरम में, ये विटनेस है आर्ट पैट्रोनाइज की बाय द पल्लवास की। ठीक है, इंटरेस्टली अगर देखेंगे इट इज अ डॉक्यूमेंटेड इन द कार्टा करलाना, ये देखेंगे तो ये किसमें था, 14th सेंचुरी में। इस पे स्पेनिश वर्ड अगर हम देखेंगे तो सीटी मेल्टी है, जिसको रेफर किया गया था सेती टेम्पली में। और ऑब्वियस है इसको जो रेफर किया गया है वो है 7 सोर टेम्पल ऑफ विच ओनली वन एग्जिट टूडे। ठीक है, इसे आज के टाइम पे हम इसे 7 सोर टेम्पल के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, उस बंगाली कवि का नाम बताना है जिसने दिल्ली सल्तनत के काल में गुणराज खान की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया था, जिसको ये टाइटल दिया गया था। कौन थे, बहादुर बासु, रहीम, चैतन्य या जयदेव? तो वो थे आपके बहादुर बासु, जिन्हें ये बंगाली पोएट है जिनको ये टाइटल दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। तो अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो बलदारी बासु को ये टाइटल दिया था गुणराज खान। ठीक है, ये बंगाली पोएट थे और हु इज नोन फॉर राइटिंग श्री कृष्ण विजय बिटवीन 1473 से 1480 तक, जिन्हें 1473 और 1483 के बीच जो श्री कृष्ण विजय लिखने के लिए इन्हें जाना भी जाता है। याद रखना, श्री कृष्ण विजय के जो लिखे जाने के लिए किसे, मालाधार बासु को जाना जाता है। और कविता में वह कृष्ण के दिव्य जीवन और उनके एक बच्चे के रूप में उनकी किंवदंतियों पर इन्होंने ध्यान फोकस करवाया। ठीक है, इन्होंने जो उनका फोकस है, जो इनकी ये पोएम है, इनका फोकस कृष्ण डिवाइन लाइफ पर और उसके लीजेंड एज अ चाइल्ड पर इन्होंने फोकस करा है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका ए था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों का, जो सुल्तान है दिल्ली वर अपॉइंटेड एज अ वॉइस रॉय ऑफ द खलीफा और बागदाद। जो दिल्ली के सुल्तान होते थे वो बागदाद के खलीफा वॉइस रॉय के रूप में क्या उन्हें नियुक्त किया गया था। उसका कारण आपको यहाँ दे रखा था कि खलीफा ने जिन्हें खलीफत और खिताब के माध्यम से उन्होंने मान्यता दी थी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। आपका जो कथन और आपका जो कारण दिया है ये दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आप देखेंगे,
तो 41 हु अमंग द फॉलोइंग कुशानन एम्परर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो भारत के में सोने के सिक्के की शुरुआत पहला कौन सा कुषाण सम्राट ने किया था? आपके ऑप्शन थे विमा कडफिसेस ने, विमा टटकू ने, विविस्का ने या कुजुला कडफिसेस ने। तो वो क्या था आपके विमा कडफिसेस ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, जिन्होंने भारत में क्या किया था, गोल्ड कॉइन की यहाँ पे इशू किया था। अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो विमा कडफिसेस एडेड टू द कुशानन टेरिटरी बाय कॉन्क्वेस्ट इन अफगानिस्तान एंड नॉर्थ ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। विमा कडफिसेस ने अफगानिस्तान और उत्तम पश्चिम पाकिस्तान को विजय कर लिया था, प्राप्त कर लेके, और उसमें उन्होंने कुशानन के क्षेत्र में इसको जोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पर पहले जो इतिहास के समय बाद जो भी युद्ध करके जो भी ये लोग कंट्री या जिला या कुछ भी जीतते थे तो उसको अपने में फिर वो ऐड हो जाता था। इन्होंने इशू किया था कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इन्होंने सिक्के और शिलालेख इन्होंने जारी किए थे विमा कडफिसेस ने, और ये पहले हैं जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन है, चांदी के सिक्के और सोने तांबे के सिक्के, ठीक है, कॉपर और सिल्वर कॉइन और भारत में सोने की सिक्के की शुरुआत की थी। वो कौन पहला व्यक्ति है? विमा कडफिसेस। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है राणा संगा से रिलेटेड बैटल ऑफ खानवा। अगर आप लोगों ने बैटल ऑफ खानवा पढ़ रखा है तो मैंने आपको बताया था मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड कि जब हमारे बैटल युद्ध होने शुरू हो जाते हैं तो बाबर के टाइम पे 1526 से ही बैटल होने शुरू हो गए थे। तो 1526 में आप लोगों को पता है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। देन उसके बाद आपका खानवा का बैटल हुआ था 1527 में। तो बैटल जो ये वाला बैटल आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है कि बैटल ऑफ जो खानवा हुआ था उसमें जो राणा संगा क्या हार चुका था। तो ये जो बैटल हुआ था पहली बात तो आपको याद होना चाहिए राणा संगा के बीच और किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय प्राप्ति हुई थी और राणा संगा इसमें हार गया था। क्लियर हो गया। दूसरा इन्होंने कारण दिया है कि राणा संगा की जो इस अलाई में इस युद्ध में क्या जो हसन खान मेवाती हैं उन्होंने इस दौरान उनको धोखा दिया था। क्या ये बात सही है? तो 42 का स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन होता है ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि राणा संगा इस बैटल में हार गया था, लेकिन हसन खान मेवाती ने यहाँ पे से धोखा नहीं दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। बैटल ऑफ खानवा से रिलेटेड कुछ और बातें भी देख लो। ये बैटल ऑफ खानवा कहाँ लड़ा गया था? खानवा का एक विलेज है पास में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये बैटल लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में। ये बैटल आपके पहले मुगल एम्परर बाबर और राजपूत राणा संगा जो मेवाड़ के थे इनके बीच लड़ा गया था। कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। और उन्होंने यहाँ पर क्या करा, ये जो यहाँ पे अब बाबर जीत गया था और यहीं पे अब क्या हुआ था, यहीं पे अब युद्ध ने भारत के एक नए मुगल वंश को मजबूत कर दिया। यहीं से अगर आप बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतते ही मुगल एम्पायर की हमारे यहाँ भारत में स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत वहीं पे खत्म हो चुका था। तो अब क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो है और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। क्लियर हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों का यहाँ पे दे रखा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें से कौन सा राइट सीक्वेंस आपको करेक्ट बताना था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4, 2, 3 एंड 1। ऋग्वेद में हमें हिम का कलेक्शन देखने को मिलता है। सामवेद में हमें सॉन्ग जो है जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं उसका कलेक्शन देखने को मिलता है। यजुर्वेद में हमें सैक्रिफाइल फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में हमें स्पेल्स और चार्म्स देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। ये बहुत सिंपल था, ये सबको आप पता ही होगा इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है इलाहाबाद पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है वो किसकी उपलब्धियां दर्ज की थी? तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 44 का बी, समुद्रगुप्ता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समुद्रगुप्ता। क्योंकि जो अगर आप यहाँ देखेंगे जो इंस्क्रिप्शन आप यहाँ देखेंगे शिलालेख जो है समुद्रगुप्त की स्तुति कराने का एक चित्र में शिलालेख किया गया था। और दक्षिण में ये पहली बात तो ये आपको पता हो समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त के फर्स्ट के ये बेटे थे जिन्हें नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आपको याद होगी। और ये इन्होंने क्या किया था, उनके अभियानों सहित उन्हें शासनकाल की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों की सैनिक की उन्हें सूचीबद्ध करा जाता है। ये गुप्त साम्राज्य और उसके पड़ोसियों का एक अनूठा स्नैपशॉट प्रदान करता है और इस युग के भू राजनीतिक परिचय के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है उसका हमें स्रोत हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे।
45 आपका था गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था 5वीं शताब्दी में, तो उसका परिणाम स्वरूप क्या था? चालुक्य के छापे, यूनानी का आक्रमण, हुंड के आक्रमण या फिर पल्लव के छापे? तो वो थे हुन का आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी है गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता साम्राज्य का पतन का कारण। ठीक है, अगर हम इसको समझेंगे तो हुन ओरिजिनली इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर सेंट्रल एरिया से इन्होंने हमला कर दिया था 5th सेंचुरी के एंड में। बाय द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी के बीच में गुप्ता एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होना क्या हो गया था, पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। और जो भी स्मॉल किंगडम थे, जो भी छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने एक दूसरे से तब तक क्या युद्ध किया था, जब तक हर्ष नाम का शासक भारत में आदेश लेकर नहीं आया था, तब तक हर छोटे छोटे जो स्मॉल किंगडम से साम्राज्य वो सब आपस में लड़ रहे थे। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मैच गलत है। अक्सनी जो है वो चेनाब में है बिल्कुल, सुतुदरी जो है वो सतलुज आपके पास है, विपास जो है वो झेलम नदी के पास है, या पुष्पनी जो रवि रिवर के पास है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है, सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो आपका विपास है वो झेलम नदी के पास नहीं है, वो है आपके बीस नदी के पास। ठीक है, तो अगर इसकी जगह ये होता तब आपका ये राइट आंसर होता। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी होता है गलत, इनकरेक्ट मैच पूछा था। क्वेश्चन नंबर 47 है किसने और कब साका एरा स्टार्ट किया था? तो वो है आपका राइट आंसर कनिष्क ने 78 एडी में इन्होंने स्टार्ट किया था साका एरा को। अगर साका एरा आपको पूछा जाए कि किसने फाउंड किया था, कनिष्क द्वारा फाउंड किया गया है, जो एम्पायर रह चुके थे कुशानन एम्पायर के 78 एडी में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ। कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो कानवा जो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक ऑप्शन में आपके सुशर्मन, विष्णु शर्मा, वासुदेव या वसुमित्र थे। तो खानवा के जो डायनेस्टी के जो फाउंडर रह चुके हैं वो कौन थे? आपके वासुदेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कानवा डायनेस्टी या जिसको हम लोग कन्वेन के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो इन्होंने क्या किया था, सुंग डायनेस्टी के थे इन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जिन्होंने रूल किया था 75 BC से 30 BCE तक। और तो यद्यपि अगर देखेंगे तो ये पुराण का जो साहित्य है इन्होंने इंडिकेट किया था दैट द कानवा डायनेस्टी इन्होंने रूल किया था। अगर हम देखेंगे जो पुराणिक साहित्य जो इंगित किया था, उन्होंने कन्नव राजस्थान ने पूर्व भारत में पाटलिपुत्र मगध में सुंग साम्राज्य की पूर्व राजधानी से इन्होंने शासन किया था। किसने? कन्नव डायनेस्टी के, जो सुंग डायनेस्टी के थे, इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। किसने? वासुदेव कानवा ने। और उन्होंने साथ में यहाँ पे उन्होंने क्या करा, उनके सिक्के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मध्य भारत में, विदेशी के क्षेत्र में और उसके आसपास हमें यहाँ पे पाए जाते हैं, जो बाद में इसकी राजधानी भी की गई थी। ठीक है, तो हमें इनके कुछ सिक्के देखने को भी मिलते हैं, कैपिटल, और फिर ये सुंगा रूलर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं वासुदेव कानवा की, तो ये कानवा डायनेस्टी के फाउंडर हैं और ये मूल से अंतिम सुंग शासक देवभूति के आत्म्य यानी कि मंत्री थे। ठीक है, वासुदेव के अंतिम मतलब ये लास्ट सुंग रूलर अगर आपसे पूछा था देवभूति थे। पहला कौन था? वासुदेव थे। और लास्ट कौन पूछा जाएगा तो देवभूति हैं। तो वासुदेव को मार दिया गया था, किल्ड द लास्ट सुंग रूलर को उन्होंने मार कर और फिर इन्होंने वासुदेव ने क्या करा था, सुंग डायनेस्टी के राष्ट्र रूलर को मार करके क्या करा था, जो कि देवभूति थे, उसको मार करके खानवा डायनेस्टी को स्टैब्लिश की थी, उसकी स्थापना की थी वासुदेव ने। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, सुंग डायनेस्टी के राष्ट्र रूलर को मार करके खानवा डायनेस्टी की स्थापना की थी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे। ट्रीटी जो हुई थी इलाहाबाद की, जो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, वो किसके बीच में हुई थी? आपके ऑप्शंस दे रखे थे सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लीव और शाह आलम सेकंड। आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। ये इन तीनों के बीच में ये संधि हुई थी। अगर हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करेंगे, याद रखना डेट ईयर भी पूछा सकता है, 12 अगस्त 1765 में ये संधि साइन की गई थी। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, सन जो है लास्ट एम्परर के आलमगीर सेकंड और रॉबर्ट क्लीव के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। कब हुई थी ये? जब बैटल ऑफ बुक्सर जब हुआ था 23 अक्टूबर 1764 की लड़ाई के बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी।
ठीक है। और इस ट्रीटी की जो संधि में इत्तिसाम उद्दीन, ठीक है, एक ये क्या है, बंगाली के मुस्लिम मुंशी हैं ये, और मुगल साम्राज्य के राजनी के द्वारा ये क्या लिखी गई है। ये बात किसने, ये हैंड रिटन में ये ट्रीटी लिखी किसने है, ये पूछा जाए तो आपका राइट आंसर है इत्तिसाम उद्दीन ने, जो कि बंगाली मुस्लिम मुंशी है। इसका राइट आंसर समझ गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इन 50 में से सबसे अच्छा स्कोर किसने किया। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन फिर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, आयरन पिलर एट मेहरौली है जो दिल्ली में, इट इज़ बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ, माना जाता है कि दिल्ली के मेहरौली के लोह स्तंभ की उपाधियां को दर्ज कराता है, जो करता है वो कौन है। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड। तो स्टूडेंट, जो आयरन पिलर है मेहरौली हमारे दिल्ली में, उसकी जो उपलब्धियां जो दर्ज कराया जाता है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है आपके चंद्रगुप्त सेकंड को। तो राइट आंसर होता है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में और भी बातें देखेंगे तो आयरन पिलर जो दिल्ली में है ये 23 फीट और 8 इंच हाइट है इसकी, विथ 16 इंच डायमीटर है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, एंड नाउ स्टैंड इन कुतुब कॉम्प्लेक्स इन मेहरौली इन दिल्ली इंडिया। ठीक है, ये फेमस है। जो इसके निर्माण में देखा जाए, ये फेमस किस लिए है, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मेटल देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा धातुओं की जंग प्रतिरोधी यहाँ पे हमें, जब इसके लिए ये फेमस है। और ये जो पिलर है इसका वजन कम से कम 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसका वजन देखोगे तो 3 टन से भी ज़्यादा माना जाता है। और कहीं ना और खड़ा किया, और कहीं से क्या, कहीं और भी खड़ा किया गया था। पहले अगर ऐसा बोला गया था कि पहले इसे उदयगिरी केव में, उदयगिरी गुफा के बाहर खड़ा किया गया था, लेकिन बाद में 11वीं शताब्दी में अनंगपाल ने, इसे जो तोमर ने, इसको क्या किया गया था, इसको वर्तमान स्थान पर यहाँ पे, जहाँ की अभी कहाँ है, दिल्ली में ला करके, क्योंकि आपको पता है अनंगपाल तोमर थे सेकंड जिन्होंने दिल्ली फाउंड की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसको ला करके यहाँ पर दिल्ली में इसको क्या कर दिया था, आयरन पिलर को ले आए थे। याद रखना, उससे पहले ऐसा कहा जाता है, ये कहाँ था, उदयगिरी गुफा के बाहर था ये, तब ये गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो कैसा रहा था आप लोगों का ये टेस्ट, 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने अच्छा स्कोर किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप लोगों की तैयारियां इसके मुकाबले कैसी हैं, सब मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए देखते हैं कि अब 50 में से कितने क्वेश्चन सबसे अच्छा स्कोर किसने किया था। तो अगर आप लोगों का अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो आप लोगों ने जो 50 क्वेश्चन करे थे, और मेरे पास जो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों ने पता सिर्फ 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ पे ये टेस्ट सबमिट करे थे। तो उन्हीं में से मैं सिर्फ एक का यहाँ पे नाम बता रही हूँ जिसका स्कोर अच्छा रहा है। तो वो कौन है, जिसने 50 में से जिसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, जिसके आए हैं 35 मार्क्स, जिसके क्वेश्चन सिर्फ 15 गलत हुए हैं, बाकी हाई स्कोर आपका टेस्ट का 35 गया है। और वो किसके आया है, तो उनका नाम है अभिजीत। तो जो भी है अभिजीत स्टूडेंट, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, 35 उन्होंने स्कोर किए हैं, 15 गलत हैं उनके। वो आप देख लेना आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, इस वीडियो के बाद आपको गलतियाँ समझ में आ जाएगी। तो अभिजीत हैं जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे की भी बात कर लूँ, तो दूसरा जो आपका हाई स्कोर गया है वो 29 गया है। ठीक है, 29 गया है। उसके बाद उनका नाम मैं अगर बताऊं तो वो है मनीष। तो मनीष है उनका नाम, जिन्होंने 29 स्कोर किया है। बाकी ने भी अच्छा किया, लेकिन गलतियां हैं। बाकी आप सब देख लेना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया और आपने कहाँ गलतियां की हैं, ताकि आपके कल के एग्ज़ाम में ना हो। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आकर ज़रूर बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम देखने को मिली। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड आए तो चैनल को आप लोग के पास अपडेट मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब कर जाओ, ताकि आप लोगों के पास, मेरे पास नोटिफिकेशन, आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट जब आपका कल आपका एग्ज़ाम हो जाए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करके आना। और आप लोग अपना जो भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सेंड करना मुझे, ओके, ताकि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि मैं वो और स्टूडेंट को भी बता सकूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना एग्ज़ाम करने के बाद अपना जो क्वेश्चन पेपर है मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड ज़रूर करना, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के स्टूडेंट ज़रूर चेकआउट कर लेना कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा था, ओके स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।